हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर सेकंड के साथ। सर किस चीज का लेक्चर नंबर सेकंड है? एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड है। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सर आज हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कवर करने वाले। भाई इससे पहले हमारे पास इस यूनिट का एक लेक्चर हो चुका है और जिसमें हमने पढ़ा था भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित जो किरचॉफ्स लॉ था वो भी हमने पढ़ लिया था, स्टीफन्स बोल्ट्जमान लॉ भी पढ़ लिया था, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ लिया था। वो सब के सब हमारे जो पार्ट थे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थे। भाई आपको पता है इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें इतने सारे टॉपिक है जो हमने लिखकर आपको कल बता दिए थे, है ना। इनमें से कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था भाई? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपको बता दें ये हमारी यूनिट सेकंड है। एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स की कौन सी है? यूनिट नंबर सेकंड। सर इससे पहले एक यूनिट हम कर चुके हैं जहां पर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स था। भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अगर आप एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी की पूरी यूनिट आपको समझ में आएगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप उसको भी पहले पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वो आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए भी स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो भाई जब भी हम किसी थ्योरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि सर इस थ्योरी को दिया किसने और कब दिया। तो मैं आपको बता दूं इनके नाम से पता चला भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को जो सबसे पहले दिया था, मतलब हम बोल सकते हैं जिसने दिया था उनका नाम था मैक्स प्लैंक। मतलब हम बोल सकते हैं सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक भाई, मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को दिया था इन 1900। मैं आपको एक चीज बता दूं भाई, जिसको हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश के तो नोट्स मैं आपको साथ के साथ बनवा ही रहा हूं, लेकिन जो हिंदी वाले भाई वो सीधे सीधे ना जैसा मैं बोलता हूं ना वो लिख लिया करो, अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए भाई प्लैंक क्वांटम थ्योरी किसने दी, हम सीधे सीधे बोलेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी को मैक्स प्लैंक ने 1900 में दिया, खत्म कहानी। ठीक है ना, पहली चीज होगी। अच्छा इस थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे, मेन पॉइंट थे, वो क्या थे उनके बारे में समझ लेते हैं। भाई यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? द मेन पॉइंट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यहां पर हम क्या करने वाले हैं, उसके मेन पॉइंट्स को समझने वाले हैं कि उस थ्योरी में कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए भी समझ लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स को। पहली बात प्लैंक्स ने यह कहा कि जब भी कोई भी बॉडी रेडिएट करती है, मतलब जो रेडिएशंस है या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी को इमिट करती है, बाहर निकालती है या फिर एब्जॉर्ब करती है, तो वो जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं जाती। भाई एनर्जी जैसे वेव होती है ना, वेव हमारी एक कंटिन्यूअस मैनर में चलती है। तो उन्होंने कहा इवन लाइट है या फिर कोई भी एनर्जी है, अगर वो किसी भी सिस्टम से बाहर जा रही है मतलब इमिट हो रही है, या अंदर आ रही है मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होती, मतलब एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में होती है। सर हम क्या कह सकते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं एनी ऑब्जेक्ट इमिट और एब्जॉर्ब, यहां पर हम बोल सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बोल दो, सबस्ट्रेट बोल दो, सब्सटेंस बोल दो, कुछ भी, या कोई बॉडी बोल दो, एनी ऑब्जेक्ट इमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशंस इन ए डिसकंटिन्यूअस, इन द फॉर्म ऑफ, या फिर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस मैनर, in the form of discontinuous manner। सर ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में उस रेडिएशंस को क्या करते हैं, या तो इमिट करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे।
तो पहला प्लैंक्स ने ये कहा भाई जो भी हमारी एनर्जी हमारी क्या करती है, फ्लो करती है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है कोई रेडिएशंस या फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसमें जो एनर्जी है वो आपकी कंटिन्यूअस मैनर में नहीं जाती है, वो किस फॉर्म में जाती है, डिसकंटिन्यूअस मैनर। सर डिसकंटिन्यूअस मैनर हम बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। सर वो एक एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में जाती है, किसके फॉर्म में जाती है, एनर्जी पैकेट्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर अगर रेडिएशंस निकल रही है ना तो वो सीधी कंटिन्यूअस ना आकर उनमें से कुछ पैकेट्स बाहर निकलते हैं, कुछ एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स बाहर निकलते हैं या फिर बंडल्स ही एब्जॉर्ब होता है। अब बात ये होती है सर उन बंडल्स को, उन पैकेट्स को क्या कहा जाता है, तो जो हमारे प्लैंक्स थे उन्होंने उनको एक स्पेशल नाम दिया, तो हम लिए बोल सकते हैं द पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज या आर नोन एज क्वांटा। क्या कहा जाता है भाई, क्वांटा। जो एनर्जी के पैकेट्स निकलते हैं उन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को नाम दिया उन्होंने क्वांटा। सर क्वांटा मतलब बहुत सारे पैकेट्स हैं तो उनको क्वांटा बोलते हैं, अगर कोई एक पैकेट है तो उसको बोला जाएगा क्वांटम। क्या बोलेंगे उसको, क्वांटम। क्वांटम एंड क्वांटा इज द सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब एक पैकेट है, एनर्जी के एक पैकेट को क्वांटम बोलते हैं, बहुत सारे पैकेट हो गए तो उसको क्वांटा बोलते हैं। अच्छा इन्होंने इनको एक नाम और दिया था, फोटॉन्स भी इनको कहा था, तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज फोटॉन्स। क्या कहेंगे, फोटॉन्स। मतलब अगर एक पैकेट है तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे, और एक से ज्यादा है तो उनको हम फोटॉन्स कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हम उनको क्वांटा भी बोल सकते हैं या फिर उनको फोटॉन्स भी कह सकते हैं। तो दोबारा से समझते हैं सर, ये जो पॉइंट अभी हमने समझे, हम ये कहना चाह रहे हैं कोई भी बॉडी, अगर मान लीजिए किसी बॉडी को आप हीट भी कर रहे हो तो वहां से कोई ना कोई तो रेडिएशंस निकलेगी, सर वो जो रेडिएशंस निकलती है वो कंटिन्यूअस मैनर में न जाकर डिसकंटिन्यूअस मैनर में निकलते, तो वहां से छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स निकलते हैं। सर उन एनर्जी के पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा या फिर फोटॉन्स। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा उन एनर्जी के पैकेट्स की एनर्जी भी तो बताई होगी ना, बिल्कुल बताए थे सर। प्लांक्स ने कहा था उनकी एनर्जी कितनी होती है वो हम बता देते हैं कितनी होती है। तो यहां से अगला पॉइंट हम यहां पर बात करेंगे उन क्वांटा की एनर्जी का। तो हम कहेंगे द एनर्जी ऑफ ए फोटोन बोल दो या क्वांटम बोल दो, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the frequency। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ कि जो भी फोटोन आ रहा है उसकी खुद की कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगी ना भाई, बिल्कुल होगी। तो उनकी जो एनर्जी है वो उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मतलब सर फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उनकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, सीधी सीधी बात है सर। जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी जिनकी ज्यादा होती है, जो मतलब ज्यादा क्या बोल सकते हैं, जिनके अंदर एनर्जी किसके अंदर ज्यादा होती है, जो थोड़े से एक्टिव होते हैं ना, जिसको जो एक्टिव होते हैं उनकी फुर्ती ज्यादा होती है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। सर एनर्जी को ना हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे सर, इनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनकी फ्रीक्वेंसी की, और फ्रीक्वेंसी को हम किससे दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं। सर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें, तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा ना, बिल्कुल आएगा। उस कांस्टेंट को लेते हैं हम h, ये हो जाएगा न्यू। सर ये हो जाएगी हमारे पास एनर्जी, ये हो जाएगी हमारे पास एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। क्या एनर्जी हो जाएगी भाई, E इज इक्वल टू एच न्यू। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और समझते हैं, सर वो एक चीज क्या है, सर एनर्जी को ना हम फ्रीक्वेंसी के अलावा वेवलेंथ की टर्म में भी लिख सकते हैं। सर वेवलेंथ में कैसे लिखेंगे, देखिए वी नो, सिंस हमको ये पता होता है, अगर आपको नहीं पता तो आज के बाद पता कर लेना,
जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्डा के इक्वल। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट की वेलोसिटी है अगर मैं उसको उसके वेवलेंथ से डिवाइड कर दूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आती है। सर मैं क्या इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहां पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं, और अगर यहां पुट करूंगा तो मेरा एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, E इज इक्वल टू एच, न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, यानी कि सी अपॉन लैम्डा। सर एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। आई होप ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। सर अगले एक और फॉर्मूले की बात करें, एक और फॉर्मूला होता है, बिल्कुल भाई, यहां से हम एक और एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सर वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक टर्म और होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं न्यू बार। क्या कहता है, न्यू बार। और न्यू बार इजिकल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। इसको वेव नंबर कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, वेव नंबर। इसको हम वेव नंबर कहते हैं। तो ये जो है न्यू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है, और ये वेव नंबर और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, सर हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा। सर 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार होता है, तो हम लिख सकते हैं एच सी न्यू बार, एच सी न्यू बार, क्योंकि न्यू बार इजकल टू 1 अपॉन लैम्डा हो गया। तो यहां से हमारा ये एक फॉर्मूला और आ गया, एक फॉर्मूला और आ गया, E इजकल टू एच सी न्यू बार। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये फोटॉन्स की एनर्जी के मैंने 3 फॉर्मूले आपको यहां पर बता दिए, और तीनों में एक फ्रीक्वेंसी की टर्म में बताया, दूसरा वेवलेंथ की टर्म में बताया, और तीसरा हमने जान लिया है वेव नंबर की टर्म में। सर इनको एक साथ लिखते हो, फिर इनको जो टर्म्स हैं उनको भी लिख लेते हैं। क्या टर्म्स है सर, एक बार एनर्जी को लिखना वापस से। एनर्जी क्या थी हमारी, E इज इक्वल टू एच न्यू था इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा था इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, एच सी अपॉन लैम्डा था, बिल्कुल, है ना। और एक था हमारे पास एच सी न्यू बार। ठीक है सर, यही तो थे तीनों, बिल्कुल। इन तीनों को हमने यहां लिख लिया। अब हम जानते हैं यहां पर कौन कौन सी चीजें क्या है। सर प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जब हमने बोला कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट को हमने एच से दिखाया। सर इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू भी होती होगी कोई ना कोई, बिल्कुल होती है। सर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, और वो क्या होती है वो भी जान लो भाई। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये हमारी फिक्स होती है भाई वैल्यू, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या याद रखना है सर, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू तो जूल सेकंड में, और हमें पता है सर 1 जूल में ना, 1 जूल में बराबर होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो आप इसको अर्ग में भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27, 7 घटा दो, ये हो जाएगा आपके पास अर्ग सेकेंड। अर्ग सेकेंड ये हमारे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी। इसमें तो आई होप कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो हमारा सिंपल सी कहानी है। आगे इसकी बात कर लेते हैं। ये तो सर H हो गया, H इसमें भी इसमें भी है। ये तो एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। हम बात करें किसकी, अब न्यू की। सर न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या होती है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी को बताता है, इसको न्यू बोलते हैं। दूसरा हमारे पास सी क्या है सर, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, सर जो लाइट की वेलोसिटी वो आपको पता भी होती है, कितनी होती है, होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड है ना। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको लाइट की वेलोसिटी भी पता चल गया। इसके बाद और क्या है भाई, और है सर हमारे पास लैम्डा। लैम्डा होता है हमारे पास वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ बोलते हैं। जो वेव की लेंथ है, जैसे कि इस तरह से वेव जाती है, हमने कभी ना कभी बताया होगा, उस कहीं भी 2 क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको पता होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, न्यू बार, है ना। न्यू बार, न्यू बार क्या होता है,
न्यू बार है सर हमारे पास, न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है भाई, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, वेव लेंथ का उल्टा, वेव लेंथ के उल्टे को ही वेव नंबर कहा जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। तो ये तो हमने जनरल चीजें जान ली। सर हमने क्या क्या जाना इस थ्योरी के बारे में, अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं। पहले हमने ये जाना, क्या जाना भाई, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को मैक्स प्लैंक ने दिया 1900 में। उन्होंने ये कहा कि जो एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मैनर, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, या फिर हम बोल सकते हैं पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। यानी एक पैकेट होगा तो क्वांटम, और एक से ज्यादा है तो क्वांटा, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोन या फिर फोटॉन्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम उसकी एनर्जी की बात करें तो उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। डन। इसके अलावा अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, इसके अलावा अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो हमारा एक लास्ट पॉइंट रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रहता है। सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी से कोई रेडिएशंस निकल रही है, कोई एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी जो होती है वो एक, हम बोल सकते हैं एक होल नंबर के टर्म में होती है। मतलब जो फोटॉन्स निकलते हैं ना, वो एक होल नंबर के टर्म में निकलते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं हम, यहां से ये बोल सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट रेडिएट और एब्जॉर्ब, या तो रेडिएट करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब, एनी ऑब्जेक्ट रेडिएट और एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर इंटीजर। तो होल नंबर इंटीजर में होता है, कहने का मतलब है इनकी जो एनर्जी है वो एन एच न्यू, मान लीजिए एच न्यू तो उसकी एनर्जी होती है, एन नंबर ऑफ है तो हम कैसे लिखेंगे उसकी एनर्जी, E इक्वल टू एन एच न्यू। तो यहां पर जो n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, आपका क्या होगा, ये होल नंबर ही होगा। मतलब कोई आप डिवाइड में यहां पर नहीं ले सकते, ना ही कोई पॉइंट्स में आप कोई वैल्यू लेंगे। ऐसा नहीं होगा मैंने कर दिया 1.2 या 2.3 या 3/4 या 1/4 ऐसा कुछ कर दिया, तो वो हमारा सही नहीं होगा। मतलब सही कब होगा, जब आपकी n की वैल्यू क्या रहेगी, होल नंबर। हो सकता है वहां की एनर्जी कितनी आ जाए, 1h न्यू आ जाए, या फिर 2h न्यू आ जाए, या फिर 3h न्यू आ जाए, या फिर 4h न्यू आ जाए, यही आ सकती है। लेकिन कभी भी उनकी एनर्जी जो है वो इंटीजर नंबर में नहीं होगी, हाफ इंटीजर में भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही हो। अब जितने भी हमने पोस्टुलेट यहां पर पढ़े हैं, इन सबको अगर कंबाइंड कर दिया जाए और इसको ड्राइव करते हैं तो हमारे पास फोटोन की एनर्जी का एक हमारा क्या निकलता है, एक फॉर्मूला निकलता है, और उसे हम बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम रेडिएशन। क्या बोला जाएगा, क्वांटम थ्योरी बोलते हैं उसको। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आता है वो ये आता है, E इक्वल टू किसी भी वेवलेंथ पर, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर, वो हमारे पास हो जाता है 8 पाई hc अपॉन लैम्बडा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर होता है भाई hc अपॉन kt लैम्बडा -1। सर ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 8 पाई hc अपॉन लैम्बडा की पावर 5 पॉइंट, मतलब इंटू 1 अपॉन e की पावर hc अपॉन kt लैम्बडा -1। इस लॉ से संबंधित हमारे पास दो नियम आते हैं भाई। दो नियम कौन कौन से आते हैं, एक तो आता हमारे पास वेन्स लॉ, दूसरा आता हमारे पास रेले जीन्स लॉ। इन दोनों को भी समझते हैं, दोनों लॉ हमारे कहते क्या है।
सर इन दोनों को समझना। पहला वो हमारे पास ये कहता है कि सर अगर मान लीजिए हमारे पास जो लैम्डा इंटू टी है, लैम्डा टी इज स्मॉल, अगर मान लीजिए लैम्डा टी की वैल्यू हमने क्या कर दी भाई, स्मॉल कर दी, कम कर दी, तो हमारी एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा या वही रहेगा। तो आपको बता दें भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू क्या था 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 बिल्कुल इंटू 1 अपॉन ई की पावर क्या है एच सी अपॉन लैम्डा के टी, लैम्डा के टी या फिर के टी लैम्डा कर दो, के टी लैम्डा माइनस 1, यही है ना, बिल्कुल है सर यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब इसको थोड़ा सा क्या से समझना भाई, ध्यान से समझना है। समझना क्या हमने कहा, लैम्डा टी, लैम्डा इंटू टी की वैल्यू स्मॉल कर दो, अगर मैं लैम्डा टी की वैल्यू को कम कर दूंगा, सोचो यहां से करते हैं रिलेट, अगर मैंने लैम्डा इंटू टी किया कम तो e की पावर एच सी अपॉन के टी लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। खुद सोचो अगर मैं इस नीचे वाली वैल्यू को कम करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, और अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो यहां से हम एक चीज कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं सर, अगर हमारा लैम्डा टी स्मॉल होगा तो वहां पर e की पावर एच सी अपॉन के टी लैम्डा जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से, और अगर ये वैल्यू इससे बड़ी हुई तो हम 1 को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अगर हम 1 को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन के टी लैम्डा, क्योंकि इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया। सर इसकी पावर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ई की पावर 8 पाई एच सी अपॉन क्या है लैम्डा की पावर 5, और e की पावर ये वैल्यू को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर किसमें हो जाएगी, माइनस में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस एच सी अपॉन के टी लैम्डा। सर ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, और इसी को कहा जाता है वेन्स लॉ फॉर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिए वेन्स लॉ इस तरह से हम ड्राइव करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाता है। सर एक और है ना, एक और है, क्या है, रिले जीन्स लॉ। रिले जीन्स लॉ क्या कहता है, रिले जीन्स लॉ किस चीज के बारे में बताता है, उल्टी कहानी बताता है, उल्टी मतलब इसके विपरीत वाली। इसने कहा था वेन्स लॉ ने लैम्डा टी स्मॉल, यहां पर हम कहेंगे लैम्डा टी को क्या कर दिया जाए ज्यादा, हम कहेंगे लैम्डा टी को रिले जीन्स लॉ में क्या कर देते हैं, लैम्डा इंटू 2 इज हाई। अगर ये वैल्यू हाई होगी, तो हमें पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन के टी लैम्डा माइनस 1, यही तो होता है, बिल्कुल होता है। अगर इसकी वैल्यू हाई कर दी, अगर इसकी वैल्यू मैं हाई कर दूंगा तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू लो हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू तो माइनस की है, तो हम इसको इस वाले टर्म को यहां पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते नेग्लेक्ट तो फिर हमें एक चीज लगानी पड़ेगी, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल थ्योरम, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल थ्योरम। सर ये एक्सपोनेंशियल थ्योरम क्या होती है, तो ध्यान से सुन लो भाई, एक्सपोनेंशियल थ्योरम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान इधर दे लेना भाई। एक्सपोनेंशियल थ्योरम को हम इस तरह से बोलते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास e की पावर x है, अगर इसको हमें ओपन करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कहेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लिखते चले जाते भाई। ये तो होता है एक्सपोनेंशियल थ्योरम से, अगर e की पावर कोई भी वैल्यू है आप करेंगे 1 प्लस वो वैल्यू प्लस उसका स्क्वायर, फिर आगे तक इसी तरह से करते हुए चले जाते हैं। इसी तरह से यहां पर मेरे को e की पावर दे रखी है, अगर मुझे ये सॉल्व करनी है, सर मैं कैसे करूंगा, मैं कर सकता हूं e की पावर मेरे को दे रखी है एच सी अपॉन के टी लैम्डा, बिल्कुल। अगर मैं इसको इसकी तरह सॉल्व करूं, देखो कैसे करूंगा भाई, पहले तो 1 हो जाएगा, प्लस जो पावर है उसको लिखो पहले, क्या हो जाएगा एच सी अपॉन के टी लैम्डा, बिल्कुल, फिर प्लस, फिर हम लिखेंगे एच सी अपॉन के टी लैम्डा का स्क्वायर, बिल्कुल। इसी तरह से डॉट 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 हम आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन आपको बताए
आपको बताएं आगे की वैल्यू अगर यहां पर हम देखें तो बहुत नेग्लेक्टेड होती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर भी दे तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर एच सी अपॉन के टी लेमडा बराबर कितना है 1 प्लस एच सी अपॉन के टी लेमडा। ये तो है। अगर मैं इस वन को इधर लेके आऊं ये हो जाएगा e की पावर एच सी अपॉन के टी लेमडा। बिल्कुल 1 प्लस का इधर आ किसका हो जाएगा माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा एच सी अपॉन के टी लेमडा। ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए कहां पर, इसमें पुट इन इक्वेशन दिस। तो हम क्या करेंगे इसमें पुट इन, किसमें पुट कर देंगे भाई, हम इसको पुट कर देंगे किसमें, ये जो हमारी है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। पुट इन इक्वेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की जो इक्वेशन है उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो पुट करने से क्या होगा, यहां पर जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 बिल्कुल इंटू 1 अपॉन, सर E की पावर एच सी अपॉन के टी लेमडा है ना, बिल्कुल है, -1 है। इस पूरे की वैल्यू क्या है एच सी अपॉन के टी लेमडा, बिल्कुल ये हो जाएगा एच सी अपॉन के टी लेमडा। सर इस के टी लेमडा को तो ऊपर पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल अगर इसको हम ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा की पावर 5 बिल्कुल इंटू ये वैल्यू ऊपर पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा के टी लेमडा अपॉन क्या आ जाएगा नीचे एच सी, यही तो हो जाएगा बिल्कुल। अब इसको कैंसलाइज कर दो, कैंसिल करेंगे देखो क्या कैंसिल हो सकता है, एच सी से तो एच सी चला जाएगा बिल्कुल। ये 1 लेमडा है, नीचे कितने हैं 5 लेमडा है, अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 बचेगा ना। तो मैं फाइनल इक्वेशन नीचे लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा E इज इक्वल टू, यहां से बचेगा हमारा 8 पाई और नीचे बचेगा लेमडा की पावर 4। क्यों बचेगा लेमडा की पावर 4, क्योंकि एक लेमडा यहां से चला जाएगा तो 4 ही तो बचेंगे बिल्कुल। यहां पर क्या बचेगा इंटू के टी। सर ये हो जाता है हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास रेले जीन्स लॉ की लास्ट और फाइनल इक्वेशन, रेले जीन्स लॉ की लास्ट और फाइनल इक्वेशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सर यहां से चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए या फिर तुम्हारा कोई भी रिटेन क्वेश्चन आए, वहां पर आप इजीली इन चीजों को कर सकते हो। इनका जो भी डेरिवेशन टाइप मैंने कराया या फिर जो भी इसकी थ्योरी है वो सब मैं आपको करा चुका हूं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो हम बिल्कुल बेसिक से ही समझ रहे हैं भाई, चीजों को हम आराम से प्यार से उठाते हुए चलना है। कुछ चीजें ऐसे भी होंगी जो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा सर ये तो ऊपर से जा रही है, बट डोंट वरी, वो धीरे धीरे करके हम उन सारी चीजों को आपको बिल्कुल एक वे में लेके आएंगे, आसान करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। तो हमारे 2 टॉपिक यहाँ पर हो चुके हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन खत्म कर चुके हैं, दूसरा प्लैंक क्वांटम थ्योरी खत्म कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। तो अब तक आपको एक काम करना है, मेरे लेक्चर को जहां तक हो सकता है जितना हो सकता है शेयर करना है अपने सभी बैचमेट को, सभी क्लासमेट को और सभी जो भी आपके ट्यूशन मेट हो, जिसको भी भाई इन चीजों की जरूरत है तो वहां पर भेजें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप एंजॉय करें, लेक्चर देखें और सभी को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।